बात, चाहे टीचर्स डे पर वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हों, बिल्कुल उनके साथ मिलजुल रहे हों। कभी हमने पिछले 2 दशकों में, 3 दशकों में इस तरह का कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जो किसी भी मौके पर, त्योहार के मौके पर बधाई देना नहीं भूलता, किसी शहीद की शहादत को सलाम करना नहीं भूलता। क्या आप भी इस चीज को महसूस करते हैं? सॉरी, जी अमृत जी, आपसे था। हाँ बिल्कुल, हमने भी जो अपने लाइफ स्पैन के अंदर इंदिरा गांधी के बाद में जो अभी अगर कोई इंडिया को लीडर मिला है तो वो मोदी जी के अंदर मिला है। और उनका जो रीच है वो एकदम ग्राउंड लेवल से लेकर और टॉप लेवल तक है। उनकी जो अप्रोच है वो टॉप बॉटम नहीं है, बॉटम से टॉप है। तो उन्होंने हर एक का दिल जीता है। आज वो एक स्टेट्समैन भी हैं और इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं। जैसे आपने देखा उन्होंने यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस किया है, और उस किस्म का एड्रेस करना और उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिलना जी। और उन्होंने जो एक बहुत अच्छी जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो खड़ी की है कि एक यूएन जनरल असेंबली है जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है जिसका कि इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, कि जो कि एक किस्म की डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती थी, उसको एम्पावर करने के लिए जो मेरी तरफ से जो है एक जो सबसे बड़ी उनकी अचीवमेंट होगी इस विजिट के अंदर, कि उन्होंने इसको अगेन एनर्जाइज करने के लिए, रीवाइटलाइज करने के लिए इसको यूएन को, जो कि इतनी बड़ी बॉडी है और इतने एक 193 उसके मेंबर्स हैं, तो वो चीज़ जो आज तक किसी में भी जितने भी लीडर्स हैं शायद कहा होगा, लेकिन हमने तो नहीं सुना, लेकिन अभी ऐसी चीज उन्होंने कही है। सीधे तौर पर ये बहुत बहुत अलग से है जो चीजें देखने में आ रही हैं। उन्होंने हर एक जगह अपने आप को आइडेंटिफाई किया है, हर एक लेवल के ऊपर। जी महमूद आलम जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि चाहे कोई भी मौका हो वो ट्वीट जरूर करते हैं, चाहे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की ही बात कर लीजिए, अब भले ही फिर से तल्खी आ गई हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ से उनकी मां के लिए साड़ी भेजी गई या कुछ भी हो, ट्वीट करके वो इस बात का जिक्र करते थे। आपको भी लगता है कि एक जरिया, कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से भी किया जा सकता है, एक सीधे तौर पर जुड़ा, न केवल अपने मुल्क में बल्कि बाहर के मुल्क। देखिए, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे अपनी बात नहीं कह पाएंगे। तो मोदी जी ने बखूबी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, जैसे अभी वनवत जी बता रहे थे, और हर जगह उन्होंने किया है। वो अपने मुल्क वालों से भी, अपने देशवासियों से भी उसके ज़रिए टच में रहते हैं, और इंटरनेशनल फोरम पे भी उन्होंने इस सोशल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया है। जैसे अभी सर बता रहे थे यूएनओ के रिफॉर्म्स की जो बात कर रहे थे, उन्होंने बखूबी जो है पूरे वर्ल्ड को बताया कि साहब 193 मेंबर तो आपके जनरल असेंबली में, जनरल असेंबली कोई रेजोल्यूशन पास करती है, वो जब तक कानून नहीं बन सकता जब तक सिक्योरिटी काउंसिल नहीं पास करेगी। तो 198, 150 किसी ने भी कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया, किसी एक मेंबर ने भी वीटो कर दिया उसको, तो वो रेजोल्यूशन की कोई कानूनी हैसियत रही नहीं। इसी वजह से मोदी जी ने बोला कि आप इसको जो है सिक्योरिटी काउंसिल को डेमोक्रेटिक बनाइए, पार्टिसिपेटिव बनाइए, और इसमें और लोगों को भी मौका दीजिए। तो नो डाउट, और इसके अलावा ये बात भी है कि मोदी जी बहुत अच्छे ओरिएटर तो हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, और साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। सोशल मीडिया के ज़रिए वो यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी शो करता है कि वो कितने एजाइल हैं और कितने एक्टिव हैं। बिल्कुल, और जो संवेदना है वो प्रकट होती है उनकी, किस तरह से ट्वीट करके आज जैसे शहादत को सलाम किया उन्होंने भगत सिंह की, और कल 35 मिनट का भाषण उन्होंने दिया था और कई बातों का जिक्र उन्होंने किया। भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ जंग और रक्षा सहयोग पर एक दूसरे से बहुत कुछ चाहते हैं, इस बात का भी जिक्र किया गया। ओबामा का डिनर इस पर चर्चा के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि पीएम मोदी उपवास पर हैं। ऐसे में उनके पास बातचीत के लिए काफी समय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलेंगे, तो आर्थिक और व्यापारिक मसलों के अलावा बड़ा मुद्दा होगा आतंक के खिलाफ लड़ाई में साथ और रक्षा सहयोग। ओबामा जहां यूक्रेन संकट और आईएस के खिलाफ छेड़े गए युद्ध के लिए सभी देशों से गठजोड़ चाहते हैं, वहीं मोदी इस्लामिक कट्टरपंथ के बढ़ते खतरे के बारे में ओबामा को क्षेत्र की रिपोर्ट दे सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान की संदिग्ध भूमिका भी शामिल होगी। आईएस के खिलाफ वो संभवतः मदद का प्रस्ताव रखें, क्योंकि इसमें भारत का अपना हित भी दांव पर है। अल कायदा की दक्षिण एशियाई शाखा का प्लान निश्चित तौर पर उनके ध्यान में होगा। पीएम मोदी अफगानिस्तान से नाटो सेना के चले जाने के बाद की स्थिति पर भी ओबामा से चर्चा करेंगे।
अफगानिस्तान में भारत बड़े निवेशक के तौर पर मौजूद है और चिंता ये है कि जब इस साल के आखिर में नाटो फौज वहां से पूरी तरह चली जाएगी, तब कहीं अफगानिस्तान तालिबान के हाथों में ना चला जाए या फिर वहां पाकिस्तान परस्त हुकूमत कायम ना हो जाए। मोदी भारतीय चिंताओं को बताएंगे। इस दौरे में ही पहले 10 साल के भारत अमेरिका रक्षा ढांचा समझौते का नवीनीकरण का ऐलान हो सकता है, जो अगले साल खत्म होने जा रहा है। अमेरिका ने ये भी संकेत दिया है कि वो रक्षा क्षेत्र में 34 नई तकनीक को भारत से साझा करने के लिए तैयार है। ये बड़ा ऑफर है क्योंकि पहले अमेरिका इसे साझा करने को तैयार नहीं होता था। दोनों देश अमेरिकी एंटी टैंक मिसाइल के सह उत्पादन की भी घोषणा करने वाले हैं। साझा अंतरिक्ष अनुसंधान के तहत इसरो और नासा के बीच तालमेल की भी घोषणा हो सकती है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अमृत कपूर जी, क्या कुछ मान सकते हैं कि सुरक्षा मामलों को लेकर क्या कुछ ला सकते हैं मोदी देश के लिए? क्या उम्मीदें हैं? जैसे आपने बताया कि उसके हेलीकॉप्टर्स के लिए जो वो डील है उसको फाइनलाइज किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी ऑलरेडी इनकी बोइंग की बहुत बड़ी प्रेजेंस है हमारे देश के अंदर, और ये जैसे 11 कंपनीज़ के सीईओ के साथ में बात कर रहे हैं, तो उसका इनका जो मेन थ्रस्ट ये होगा, जो कि इन्होंने अभियान शुरू किया है मेक इन इंडिया का जी, तो ये चाहेंगे कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको TOT हम कहते हैं, वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो और वो आकर यहाँ पर इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाए और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाए, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और हमारा भी ये निवेश के साथ में हमारी भी अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। तो ये जो डिफेंस के दायरे में ये लाएंगे। और जो मेन चीज़ है कि जैसे आपने बताया कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा ज़रूर होगी, जो कि हमें भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे आर कंसर्न्ड। जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर नेटो इस साल के अंत में वहाँ से चली जाएगी, तो हमने बहुत वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किया है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर किया है। और अगर वो तालिबान के हाथ में चली जाती है तो, या पाकिस्तान डोमिनेटेड जो भी ग्रुप्स हैं उनके पास चली जाती है, तो वो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इनका उस समय क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, कैसे इस तरह के, ताकि वहाँ पर इनका इन्फ्लुएंस उस किस्म पर ना हो सके। दूसरी चीज़ जो हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, वो जैसे अभी ISIS है जो कि काफ़ी आगे बढ़ रहे, जो इन्होंने ऑलरेडी कहा ये लोग कर रहे हैं, और अभी काफ़ी कंट्रीज़ आगे आई हैं उसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, जी। उस मेनेस को ख़त्म करने के लिए। लेकिन वो थ्रेट हमारे लिए भी है। हमारे लिए तो टेररिज्म पिछले 40 साल से थ्रेट है। अमृत कपूर जी, आप भी ये मानते हैं कि कहीं पे भी युद्ध की स्थिति तो नहीं है पूरे विश्व में, लेकिन फिर भी एक अशांति सी फैली हुई है? नहीं, आजकल उस किस्म का फिजिकल युद्ध तो कहीं नहीं होता। वही है कि साइबर स्पेस का इस्तेमाल होता है, आउटर स्पेस का इस्तेमाल होता है, और यहाँ प्रॉक्सी वॉर जैसे होती, जैसे पाकिस्तान ने हमारे ऊपर इम्पोज की हुई है कश्मीर के अंदर, तो उस किस्म की चीज़ें होती हैं। डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट आजकल कोई भी लेने को तैयार नहीं है। यहाँ पर भी अगर आपने देखा होगा कि जो सीरिया में भी है और नॉर्दर्न इराक के अंदर भी जो स्ट्राइक्स भी हो रही हैं, तो उसके अंदर कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता, ग्राउंड फोर्सेस कोई कमिट नहीं करना चाहता, तो उसके अंदर सिर्फ मिसाइल्स के थ्रू या दूसरे ज़रिए जो शिप्स के थ्रू इनको जो सैम मिसाइल्स वगैरह उनको लॉन्च करके उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, महमूद आलम जी, इससे पहले प्रधानमंत्री जब लद्दाख गए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि भारतीय सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, और किस तरह की दिक्कतों से वे गुजर रहे हैं वो व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने उस वक्त महसूस किया। तब उन्होंने ये बात कही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल जवानों के लिए किया जाना चाहिए। अमेरिका दौरे पर है प्रधानमंत्री, क्या कुछ हम सैनिकों के लिए उम्मीद कर सकते हैं? किस तरह की तकनीकें हमें अमेरिका से मिल सकती हैं? देखिए, बेशक आप ये मान के चलिए कि देखिए हमारा मेन इस वक्त एक तरीके से समझ लीजिए जो थ्रेट है हमें वो चाइना से है जी। और चाइना की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस देखिए और हमारी देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर हमको चाइना को, जिस तरीके से चाइना का एग्रेसिव पोस्चर रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, इवन जब उनके प्रेसिडेंट विजिट कर रहे थे वहाँ पे इनकर्जन हो रहा था, और लास्ट ईयर रिपोर्ट के हिसाब से 318 मरतबा चाइना ने जो है हमारी बाउंड्री का उल्लंघन किया है या इनकर्जन किया है। तो ठीक है, एट द सेम टाइम वी डोंट वांट एनी कन्फ्रंटेशन विद चाइना, लेकिन उसके साथ साथ हमको मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस रखना है। पिछले दिनों आप ही के मीडिया में खबरें थी कि हमारे पास सिर्फ 20 दिन का गोला बारूद है। अव्वल तो अगर ऐसी संवेदनशील हमारे पास कुछ न्यूज़ है, इनको मीडिया में इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आर्म्ड फोर्सेस का मनोबल कम होता है।
तो ये क्लियर दर्शाता है कि हमें डिफेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक तरीके से ये भी समझ लिए कि अमेरिका भी चाइना के ख़िलाफ़ जो है एक तरीके की हेजेमनी क्रिएट करना चाहता है, तो ये हमारे पास अच्छा मौका है कि हम जो है अपने डिफेंस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकें जी। उसके अलावा जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात की, नो डाउट हमारे उनसे बहुत पुराने रिलेशन हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये मालूम है जैसे नेटो की फ़ोर्स निकलेगी, आज भी तालिबान और पाकिस्तान चाहेंगे उस पर कब्ज़ा करने के लिए। जहाँ तक ISIS की बात है तो उसमें ये मैं कॉशंस करना चाहूँगा कि हमको डायरेक्ट उसमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे 40 से 50 जो लोग हैं वो उनके कब्ज़े में हैं। उसके अलावा हमारे लाखों इंडियंस वहाँ पे हैं, लाखों इंडियंस वहाँ पे हैं, तो हम कुछ ऐसा ना करें जिससे उन लोगों की लाइफ को डेंजर हो जाए। जी मनोज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भी खासियत है कि जिस देश में वो जाते हैं उस देश को करीब लाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका पर सबकी नजरें हैं, सबको उम्मीदें हैं। आतंकवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद की लड़ाई ऐसी है जो हमें सबको साथ मिलकर लड़नी चाहिए, क्योंकि हम आतंकवाद को दशकों से झेल रहे हैं। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम आतंकवाद को लेकर जिस तरह की बात की जा रही है उस तरह का एक्शन भी होगा? देखिए, जहां तक आर्थिक और कारोबारी बात है वो भारत अमेरिका के अपने हित हो सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा हित है दोनों देशों का, और मैं कहूँगा पूरी दुनिया का है, वो है आतंकवाद। आज आतंकवाद, खास तौर से जो मजहबी कट्टरवाद से उत्पन्न आतंकवाद है, वो इस दुनिया के लिए, देशों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन रहा है। मजहबी आतंकवाद जो है वो अमेरिका भी उसका शिकार है और कहीं ना कहीं भारत भी उसका शिकार हो रहा है। बात केवल अब कश्मीर की नहीं है। अलकायदा से ने जो धमकी दी इस बार, जो कथित रूप से कुछ लोग कह रहे हैं साहब वीडियो सच है या नहीं है या झूठा है या कैसा है, अलकायदा ने जो धमकी दी और अपनी शाखा खोलने की वो बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम भारत को इस्लामिक राज्य बनाएंगे, इस्लामिक स्टेटस देंगे, जैसे ISIS जो कर रहा है, इराक में जो कर रहा है, उसी प्रकार की वो परिस्थितियां इस देश में भी उत्पन्न करने का ख्वाब रखते हैं। उनका ख्वाब भारत में कभी पूरा नहीं होगा। यह संदेश नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के जरिए अमेरिका में पहुंचकर भी दिया है और यहां भी दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ने को सख्ती से लड़ेगा, वो और किसी भी हद तक जाके लड़ेगा। और अमेरिका भी आज यही बात कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हम भी खड़े हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे अमेरिका और भारत दोनों सख्ती के साथ खड़े हैं। जी, अभी हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। आप तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ। भारत की तरफ से इस सम्मानीय सभागृह मोदी ने विस्तारवाद की नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस जो हमें जोड़ते थे, आज वही टकराव का क्षेत्र बने हुए हैं। आज UN की हमें जितनी जरूरत है, शायद इतनी जरूरत पहले कभी नहीं थी। समुद्र, सी, स्पेस एवं साइबर स्पेस साझा समृद्धि के साथ साथ संघर्ष के रंगमंच बने हैं। जो समंदर हमें जोड़ता था, उसी समुंदर से आज टकराव की खबरें शुरू हो रही है। जो स्पेस हमारी सिद्धियों का एक अवसर बनता था, जो साइबर हमें जोड़ता था, आज इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए संकट नजर आ रहे हैं। उस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, जितनी आवश्यकता आज है उतनी इसके पहले कभी नहीं थी। महमूद आलम जी, विदेशी मामलों के जानकार होने के नाते आप इसे किस तरह से देखते हैं? जब चीनी राष्ट्रपति भारत आए थे तो अहमदाबाद में एक तस्वीर सामने आई थी जब दोनों एक झूले पर झूल रहे थे। उसके बाद जब UN पहुंचे और इस असेंबली के मंच से जब मोदी बोल रहे हैं तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि जिसे दोस्ती का जरिया समझा जाता था समुद्र, आज वहां खतरा जरूर है। देखिए, कहीं पे वो चाइना के ऊपर भी ये बात कहना चाह रहे थे कि आपको याद हो कि जब वो चाइना के प्रेसिडेंट यहाँ पे आ रहे थे तो वहाँ पे एक इंडिया को उन्होंने एक वार्निंग दी थी एक तरीके से वहाँ के मिनिस्ट्री ने, क्योंकि ONGC का एक एग्रीमेंट हुआ है वियतनाम के साथ कि साउथ चाइना में जो सी है उसमें ऑयल के लिए ड्रिलिंग करेगी जी। तो लेकिन चाइना जो है, आपको जिस तरीके से मालूम है कि उनका एक विस्तार चाहते हैं, वो उनका जापान से भी लड़ाई है,
वो उनकी लड़ाई ताइवान से भी है, उनकी वियतनाम से भी चल रही है, कुछ कोरिया के उन पे भी जजीरों पे, इंडिया के अराउंड 10,000 स्क्वायर माइल पे कब्ज़ा किया हुआ और 50,000 पे अपना वो चाहते हैं। तो वो एक तरीके से ये कहना चाह रहे थे कि ये जो समुद्र के ज़रिए जो एक आपका ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया था जो दुनिया को मिलाता था, वहाँ पे आप एक उसको जो है लड़ाई का एक ज़रिया पैदा कर रहे हैं। अभी आज की न्यूज़ देखिए आप, उनकी एक सबमरीन जो है श्रीलंका की डॉक में खड़ी हुई है। भाई आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? उसी के ज़रिए स्पेस की भी बात हो रही है। अब आपने जैसे देखा था अभी यूक्रेन में बिकॉज ऑफ जो लड़ाई चल रही है तो वो एक तैयारा मार गिराया गया वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन का। तो बिल्कुल सही कहना चाह रहे थे, हम लोग 21st सेंचुरी में, हम एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में हैं जहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात होना चाहिए, सब लोगों को मिल के आगे बढ़ने की बात होती है। वहाँ पे भले ही साइबर हो, भले ही स्पेस हो, भले ही आपका समुंदर हो, उसको एक हम जो है दुनिया को मुख्तलिफ खानों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमको एक प्यार मोहब्बत से अगर दुनिया को आगे ले जाना है, इसको अमन और शांति बरकरार रखना है, तो इन सब आधुनिक चीज़ों को जो है एक मानवता के डेवलपमेंट के तौर पे यूज़ किया जाए, ना कि उसको बांटने के तौर पे यूज़ किया जाए। बिल्कुल, और इस बात का जिक्र उन्होंने किया भी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सभी देशों से आग्रह करता हूं कि आउटर स्पेस और साइबर स्पेस के क्षेत्र में हमें शांति, स्थिरता और व्यवस्था सुनिश्चित करनी ही होगी। बहुत आग्रहपूर्वक मैं अपनी बात बताना चाहता हूं। हमें आउटर स्पेस और साइबर स्पेस में शांति, स्थिरता एवं व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। भारत की तरफ से इस सम्मानीय सभागृह के सम्मुख। जी अमृत कपूर जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे समंदर का जब जिक्र किया तो चीन का नाम नहीं लिया, ठीक इसी तरह जब उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात कही कि कुछ देश आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, उसमें भी उन्होंने नाम नहीं लिया देश का और ये बात कही, और अमेरिका के मंच से पाकिस्तान के लिए इस तरह का एक और कड़ा संदेश देने की कोशिश की, प्रतिक्रिया आपकी? हाँ, उन्होंने इनडायरेक्टली उनका बिना पाकिस्तान का नाम लिए हुए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी प्रतिक्रिया की, जैसे ही और इसी तरह से जो उन्होंने जो चाइना के साथ में जो जैसे हमारे हालात चल रहे हैं और जैसे वो विस्तारवादी हेगेमोनिस्टिक उनका डिज़ाइन है, जैसे वो पर्ल्स की जो थ्योरी है उसके मुताबिक जैसे वो घेराव कर रहे हैं, तो वो समुद्र के ज़रिए भी और ज़मीन के ज़रिए भी एक तरफ पाकिस्तान के अंदर उनके गवादर पोस्ट के अंदर वहाँ तक अपना कराकोरम हाईवे का वहाँ तक विस्तार कर रहे हैं, एक तरफ चाइना, एक तरफ श्रीलंका के अंदर वहाँ पे बेसिस बना रहे हैं, जैसे आलम साहब ने बताया कि आज सुबह ही एक वहाँ पर सबमरीन वहाँ पे डॉक कर रही है और 4 और आनी है। इसी तरीके से जो वियतनाम के ऊपर भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और जो साउथ चाइना सी है उसके ऊपर वो चाहते हैं कंट्रोल। तो एक किस्म का वो चारों तरफ से हमें घेरना चाहते हैं। हमारे नॉर्थ के अंदर भी नेपाल जो था वो एकदम इनके पहले पंजे में आ गया था, जो कि अभी मोदी जी ने विजिट किया तो उसके अंदर काफ़ी तब्दीली आई है जी। और इसी तरह से वो अभी उसको भी हथियाना चाहते थे भूटान को, और उसके थ्रू जो चुम्बी वैली से वो एक्सेस चाहते थे, और जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको एक्सेस करके और वो बांग्लादेश के साथ में लिंक चाहते थे भूटान के ज़रिए। तो ये जैसे वो कंटेनमेंट कर रहा है, तो एक कहावत होती है, इफ़ एनिमीज बिहाइंड यू, यू आर ऑल्सो बिहाइंड देम। तो हमारे भी जो हिंदुस्तान एक पॉलिसी कर रहा है, हमने जाके जापान के साथ में किया है नेगोशिएशंस, हमने नेपाल के साथ किया, हमने भूटान के साथ में किया, और हम पाकिस्तान को भी एंगेज करना चाहते थे, लेकिन उनके कुछ अलग डिज़ाइंस हैं। और साउथ के अंदर जैसे अभी बताया आलम साहब ने कि मालदीव्स के अंदर भी हमारा GMR का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था एयरपोर्ट का, जो कि 2 साल से हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकती थी, तो वो जाके चाइनीज़ ने हत्या लिया। जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी तो बहुत मिलती हैं हमें, लेकिन अभी मेरे ख्याल थोड़ा सा माहौल जो है वो देश के अंदर बदली हो रहा है जी। और ये जो चीज़ें हैं ये इम्प्रूव करेगी। बिल्कुल, माहौल बदल रहा है और मंच पर जिस तरह से मोदी बोल रहे हैं उससे लोगों को